हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसके ऑब्जेक्टिव किए थे और आज ये हमारा लास्ट वीडियो है यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए। तो जितना हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ये बुक का निचोड़ है, तो आप लोग ज़रूर से ही देखिएगा पूरा वीडियो बिना स्किप किए। एक एक क्वेश्चन बुक के लाइन बाय लाइन से सेट किया हुआ है, तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा पूरे ध्यान पूर्वक ताकि आपको आपका माइंड में छप जाए। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है, और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखें यूरोप में राष्ट्रवाद के, वो जल्दी से ही जाके देख लें। उसमें भी जो हमने क्वेश्चन करवाया था वो बुक का निचोड़ ही था और ये भी बुक का निचोड़ है। और एक और बात, जो हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे आप खोजिएगा तो 30 या 40 अधिक से अधिक 35 या 40 होगा, लेकिन हम यूरोप में राष्ट्रवाद के 50 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग 30 तक किए थे और इस वीडियो में हम लोग 20 करने वाले हैं, 50 पूरा जाएगा अपना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन अपना कहता है जालवेराइन की स्थापना कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है जालवेराइन की स्थापना कहाँ हुआ था। तो जालवेराइन का स्थापना प्रसा में हुआ था, प्रसा यानी जर्मनी में हुआ था। ओके, जालवेराइन की स्थापना जर्मनी में हुआ था। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है जालवेराइन किसका शुल्क संघ था। तो जालवेराइन आपको बताना है कि एक शुल्क संघ था, वो व्यापारियों का था, स्थानीय लोगों का था, राष्ट्रवादियों का था, या इनमें से कोई नहीं था। आपको बताना है जालवेराइन किसका शुल्क संघ था। तो जालवेराइन व्यापारियों का शुल्क संघ था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कालस्वाद की घोषणा किसने किया था। तो आपको बताना है कालस्वाद की घोषणा किसने किया था। व्यापारियों ने किया था, मेटरनिख ने किया था, राष्ट्रवादी नेता ने किया था, या काउर ने किया था। तो आपको बताना है कालस्वाद की घोषणा किसने की। तो कालस्वाद की घोषणा मेटरनिख ने किया। ओके, ये भी पूछ सकता है मेटरनिख किस प्रकार का शासक था। तो मेटरनिख एक निरंकुश शासक था। निरंकुश, जो मन में आता था वही करता था, बिना कुछ जनता के भलाई सोचे, उसे जो मन में आता था वही करता था। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन उदारवादी राष्ट्रवादी नहीं था। तो आपको बताना है इनमें कौन उदारवादी राष्ट्रवादी नहीं था। तो पहले हमने आपको बताया था कि मेटरनिख जो था वो लोकतंत्र के खिलाफ था, लेकिन गेरिबाल्डी, मेजिनी और काउर लोकतंत्र के समर्थक थे, और मेटरनिख जनता का शोषक था, अपने राज्य के लोगों का शोषण करता था, इसलिए वो उदारवादी नहीं था। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया था। तो आपको बताना है विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया था। ये तो बहुत ही भी है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। कहता है कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया। तो विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काउर को नियुक्त किया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का जो मसीहा कहा जाता है वो मेजनी है। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो मसीहा तो मेजनी को कहा जाता है, लेकिन इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। गेरिबाल्डी को, मेटरनिख को, मेजनी को, या काउर को। तो ये जो क्वेश्चन है बुक के अंदर से सेट किए हैं, यानी बुक का एकदम निचोड़ है ये क्वेश्चन। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा बिना कि कोई स्किप किए। ओके, ताकि आपके माइंड में छपता रहे क्वेश्चन एक एक।
ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का तलवार गेरिबाल्डी को कहा जाता है, जो कि पेशे से एक नाविक था। गेरिबाल्डी, ये एक और क्वेश्चन पूछता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो आपको बताना है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। और 30 नंबर क्वेश्चन कहता है मेजनी का जन्म हुआ था, तो आपको बताना है मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में, सार्डिनिया में, इटली में, फ्रांस में या ब्रिटेन में। तो मेजनी का जन्म सार्डिनिया में हुआ था, सार्डिनिया में। ओके, तो मेजनी का जन्म सार्डिनिया में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था। तो मेजनी का जन्म आपको बताना है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, हालांकि अभी तक तो नहीं पूछा है एग्जाम में, लेकिन पूछने की संभावना है। मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन से शायद मिस हो गया है, कोई बात नहीं। 41 नंबर हम क्वेश्चन करते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है काउंट काउर का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है काउंट काउर का जन्म कब हुआ था। तो काउंट काउर का जन्म 1810 में हुआ था, 1812 में हुआ था, 1805 में हुआ था, 1815 में हुआ था। तो काउंट काउर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। मेजनी के 5 साल बाद ही काउर का जन्म हुआ था, और काउर के 5 साल पहले मेजनी का जन्म हुआ था। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। 42 नंबर अपना जो क्वेश्चन है कहता है कि रूमानीवाद संस्कृति पर आधारित एक प्रयास था, तो आपको बताना है रूमानीवाद संस्कृति पर आधारित एक प्रयास था राष्ट्रवाद के विकास के लिए, निरंकुश शासन के विकास के लिए, अत्याचार के लिए या जनता को ठगने के लिए। तो आपको बताना है कि रूमानीवाद संस्कृति पर आधारित एक प्रकार का प्रयास क्या था। तो रूमानीवाद संस्कृति पर आधारित राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक प्रयास था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, राष्ट्रवाद के लिए, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, तो आपको बताना है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। 1804 में, 1805 में, 1818 में, इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसकी थी, तो आपको बताना है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, गेरिबाल्डी और काउंट काउर तीनों का योगदान था। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेकिंग हो गया है। इटली के डी नंबर ऑप्शन में तीनों होना चाहिए था, तीनों होना चाहिए था। ओके, तो आपको बताना है इटली के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऑप्शन डी में है तीनों। तो अपना तीनों इज द राइट आंसर हो जाएगा। गेरिबाल्डी, काउंट काउर और मेजनी तीनों का था। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन का था बिस्मार्क का जन्म हुआ था, तो आपको बताना है बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था। तो बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। ओके, बिस्मार्क का जो जन्म था अपना 1815 ईस्वी में हुआ था बिस्मार्क का जन्म। मेजनी का जन्म 1805, काउंट काउर का जन्म 1810 और बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। 5-5 साल का फर्क है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मेजनी, काउर, बिस्मार्क 5-5 साल ऐसे आप बढ़ा के याद कर सकते हो। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए कितना युद्ध किया था, तो आपको बताना है कि बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए कितना युद्ध किया था। ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 4, ऑप्शन सी कहता है 3 और ऑप्शन डी कहता है 5। इसे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बताना है आपको बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए कितना युद्ध लड़ा था, तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़ा था। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्वेश्चन को एक एक अच्छे से देखिएगा एकदम। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। ओके, सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है सेडान का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो आपको बताना है सेडान का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा, इटली और जर्मनी, जर्मनी और प्रसा, इटली और प्रसा। तो आपको बताना है सेडान का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी 49 सेडान का युद्ध में किसकी विजय हुई, यानी सेडान के युद्ध में किसकी जय हुई। तो आपको बताना है सेडान के युद्ध में किसकी जय हुई। तो सेडान के युद्ध में प्रसा की जय हुई, प्रसा और उसके सहयोगियों की। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सेडान के युद्ध में किसकी जय हुई। तो आपको बताना है सेडान के युद्ध में किसकी जय हुई। तो प्रसा और उसके सहयोगियों की, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 50 नंबर और अपना लास्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान प्रेरणादायक और गौरवशाली है। तो आपको बताना है कि यूरोप वासियों के लिए, यहाँ पे था यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान प्रेरणादायक और गौरवशाली था। तो आपको बताना है फ्रांस का, इटली का, प्रसा का, यूनान का। तो यूनान का प्रेरणादायक और गौरवशाली था, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे कहीं भी ये वीडियो, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि कोई यूरोप में राष्ट्रवाद के 50 गो ऑब्जेक्टिव करवाया हो। तो हमारा ही चैनल फर्स्ट है जहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद के 50 गो ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, वो भी बुक का निचोड़। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन करवाए हैं सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा। ओके, और जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा देख लो जल्दी से, ऐसा वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाया गया है सब बुक का निचोड़ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। ओके, और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा, तो जल्दी से ही देख लो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो, और ये है अपना पार्ट 3 वीडियो। ओके, तो जल्दी से देख लो।